जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ने वाले हैं संविधान। और संविधान में पढ़ने वाले हैं कि संविधान क्या है और संविधान के प्रकार क्या है, मतलब संविधान कितने प्रकार के होते हैं और संविधान कितने प्रकार के होते हैं, संविधान सभा की मांग, संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया और कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन, ये हम पढ़ने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि संविधान क्या है। तो संविधान क्या है देखते हैं कि संविधान संवि प्लस धान, संधि प्लस दान, सम मतलब ये दो शब्दों से मिलकर बना, जैसे कि हम कहते हैं सम प्लस विधान, सम प्लस विधान, सम प्लस विधान। अब देखिएगा सम प्लस विधान, सम मतलब होता है समान, सम मतलब क्या होता है समान, और विधान मतलब क्या होता है कानून। विधान मतलब कानून, विधान मतलब क्या होता है कानून, या फिर हम बोले कि नियम भी बोल सकते हैं, हम नियम भी बोल सकते हैं, कानून या समान कानून, जो सभी के लिए समान कानून होते हैं उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। और एक हम परिभाषा के तौर पर अगर जानना चाहें तो क्या होती है, देखिएगा जैसे कि हम संविधान के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं आखिर, और हम संविधान के अंदर आखिर क्या पढ़ेंगे। देखिएगा संविधान कैसे कहते हैं, समझते हैं। पहली बात तो यही है कि संविधान सब मतलब होता है समान, विधान मतलब होता है कानून, सभी के लिए समान कानून जो होता है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे संविधान कहते हैं। देखिएगा इस संविधान अगर हम परिभाषा के तौर पे बात करते हैं, परिभाषा ये हो सकती है इसकी, देखिएगा कि हम किसी देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार होगी और किसी देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार की होगी, और उस देश की सरकार का चयन किस प्रकार किया जाएगा, सरकार का चयन किस प्रकार किया जाएगा, और उस देश की न्यायपालिका किस प्रकार होगी, मतलब न्यायिक प्रणाली किस प्रकार की होगी, और देश के जो भी नागरिक होंगे उनका क्या कर्तव्य होंगे, या जो भी नागरिक होंगे उनके क्या अधिकार होंगे, या फिर देश के सरकार के देश के प्रति क्या कर्तव्य होंगे, यही सारी चीज़ें जो होती हैं, जिस नियम, ये सारी चीज़ें या नियम जिस एक दस्तावेज में समावेश होता है, जिन सभी चीज़ों का सिर्फ एक ही दस्तावेज में समावेश होता है, हम उसे क्या कहते हैं, उसे ही संविधान कहते हैं। समझ रहे हो, उसे क्या कहते हैं, उसे ही संविधान कहते हैं। और हम बात करते हैं कि संविधान में एक प्रकार का नहीं होता, संविधान में दो प्रकार के होते हैं। संविधान में कितने प्रकार के होते हैं, संविधान में अपने दो प्रकार के होते हैं। पहला बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं लिखित संविधान, और दूसरा होता है अलिखित संविधान। हम अलिखित संविधान को मौखिक संविधान भी कह सकते हैं। तो संविधान में दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है लिखित संविधान, नंबर एक क्या होता है, लिखित संविधान। और हमारे जो भारत का जो संविधान है वो कैसा है, वो हमारे भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। नंबर दो पे बात करते हैं, वो होता है अलिखित संविधान। वो कैसा होता है, अनरिटन संविधान, मतलब अलिखित संविधान। समझ रहे हो, संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान होता है एक, और एक लिखित संविधान होता है। संविधान दो प्रकार के होते हैं। हम देखो कि लिखित संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान क्या होता है, अच्छे तरीके से हम देखते हैं। देखो लिखित संविधान क्या होता है, हम लिखित संविधान उस संविधान को कहते हैं जिस संविधान में, समझने के, जिस संविधान में नियमों एवं कानूनों का केवल एक दस्तावेज में, समझना, केवल एक दस्तावेज में समावेश हो, केवल एक ही दस्तावेज में सभी नियमों एवं कानूनों का मात्र एक दस्तावेज में समावेश हो, हम उसे क्या कहते हैं, लिखित संविधान कहते हैं। मात्र एक ही दस्तावेज में लिखित वर्णन हो, या फिर एक ही दस्तावेज में सिर्फ क्या हो, उसका समावेश हो, हम उसे क्या कहते हैं, लिखित संविधान कहते हैं। सिर्फ एक में, किसमें, एक, केवल एक दस्तावेज में, केवल एक ही दस्तावेज में, किसमें, केवल एक ही दस्तावेज में समावेश हो, उसे क्या कहते हैं, लिखित संविधान कहते हैं। समझने की कोशिश करिए। अब देखते हैं लिखित संविधान। तो हमारे भारत का जो संविधान है सबसे लंबा, विस्तृत, सबसे बड़ा संविधान है हमारे भारत का। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो हमारे भारत का ही है सबसे बड़ा लिखित संविधान, हमारे भारत का ही है सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे भारत का, सबसे लंबा। अब बात करते हैं अलिखित संविधान, जो मतलब इसे हम बोलते हैं, हम इसे मौखिक संविधान भी बोल सकते हैं। इसे हम क्या संविधान, इसे मौखिक संविधान भी बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे मौखिक संविधान भी बोल सकते हैं, मौखिक, इसे मौखिक संविधान भी बोल सकते हैं। अब देखो इसकी परिभाषा क्या होती है, जिस संविधान में नियमों एवं कानूनों का संग्रह, हम एक परिभाषा के तौर पे बात करते हैं सिंपल भाषा में, जिस संविधान में नियमों एवं कानूनों का संग्रह एक दस्तावेज में ना होकर अलग अलग दस्तावेज में होता है, या फिर यूँ कहें कि कुछ ही नियम और कानून, सिर्फ कुछ ही नियम और कानून सिर्फ लिखित हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कानून लिखित तौर पर ना मिले, या उन्हें हम मौखिक भी हो सकते हैं। मतलब सीधी सी परिभाषा ये है कि किसी भी संविधान में, जिस संविधान में, समझिए सीधी सी परिभाषा, जिस संविधान में नियमों एवं कानूनों का संग्रह एक दस्तावेज में न होकर अलग अलग दस्तावेजों में होता है, हम उसे अलिखित संविधान कहते हैं, या हम उसे मौखिक संविधान भी कह सकते हैं।
युक्ति हो गई। लेकिन संविधान क्या होता है, लेकिन संविधान क्या होता है और संविधान क्या होता है, ये हम चीज़ें समझ चुके हैं, समझ रहा है, ये हम समझ चुके हैं। अब सीधी सी बात, अपने टॉपिक पर आते हैं। इस सीरीज संविधान के बारे में हो चुकी है, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। और टॉपिक क्या है, अब टॉपिक ये है, समझिएगा, टॉपिक अपना ये है कि संविधान सभा की मांग। हमारी जो संविधान सभा का निर्माण जो हुआ है, संविधान का निर्माण हुआ है, वो एक संविधान सभा से हुआ है, क्योंकि इस एक संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा से हुआ है, समझना। अब देखो, संविधान सभा हम स्टार्ट से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो विचार आया था, सबसे पहले विचार सन 1934 में आया था, 1934 में सबसे पहले विचार आया था। विचार किसके बयान में, सबसे पहले संविधान सभा का विचार, संविधान सभा का विचार सबसे पहले M.N. रॉय के पास। संविधान सबसे पहले विचार किसने रखा था, संविधान सभा का सबसे पहले विचार M.N. रॉय ने रखा था। और इसकी टाइमिंग क्या थी, इसकी टाइमिंग क्या थी, 1934 में रखा था। कब रखा था भाई, 1934 में रखा था। कब रखा था, इन्होंने सिर्फ विचार ही रखा था। सबसे पहले विचार किसने रखा था, M.N. रॉय ने रखा था। इस बात को ध्यान रखो। संविधान सभा का सबसे पहले, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ऐसा बात नहीं है, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है हमारे संविधान में। विचार M.N. रॉय थे 1934 में। कब, 1934 में इन्होंने विचार रखा था, संविधान सभा का इन्होंने विचार रखा था। समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब बात, उन सिर्फ इन्होंने विचार ही रखा था, लेकिन आधिकारिक रूप से संविधान सभा की जो मांग रखी थी, मैं कुछ आपसे मैं छूट पूरी कोशिश करूंगा, मैं कुछ भी न छूट जाए, समझना। इन्होंने और सबसे पहले विचार रखा 1934 में। अब टाइमिंग आती है 1935 की, एक साल बाद। टाइमिंग कब आती है, टाइमिंग आती है 1935 की। पर टाइमिंग 1935 की आती है तो क्या हुआ, कांग्रेस ने, किसने, कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से, कैसे, आधिकारिक रूप से मांग रखी। आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से क्या रखी, संविधान सभा की मांग रखी, कि इन्होंने कहा कि हमारी आधिकारिक रूप से हमारे एक संविधान सभा होनी चाहिए। हम अपने देश को स्वतंत्र देखना चाहते हैं, स्वतंत्र देखना चाहते हैं। टाइमिंग कब की थी, 1935 की टाइमिंग थी। तो 1935 की टाइमिंग थी, तो कांग्रेस ने सबसे पहले आधिकारिक रूप से मांग रखी 1935 में आकर, ठीक है। सिर्फ आधिकारिक रूप से मांग रखी, तो विचार रखा M.N. रॉय ने 1934 में, 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से मांग रखी। अब टाइमिंग आती है 1938 के 3 साल बाद। कब की टाइमिंग आती है, टाइमिंग आती है 3 साल बाद, 1938। टाइमिंग कब की आती है भाई, टाइमिंग आती है 1938 की 3 साल बाद। अब इस 3 साल बाद टाइमिंग आती है तो क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने कांग्रेस की तरफ से, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से 1938 में घोषणा की कि हमारी संविधान सभा की जो निर्माण प्रक्रिया होगी वो एक वयस्क मताधिकार के द्वारा होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से, किसकी तरफ से, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधिकारिक रूप से क्या कर दी, घोषणा कर दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की। कब की घोषणा, जिस बात का इंपोर्टेंट ध्यान रखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कांग्रेस की तरफ से घोषणा की कि हमारी संविधान सभा की निर्माण प्रक्रिया जो होगी, उस जो भी सदस्य होंगे उनका चुनाव किस प्रकार होगा, उनका चुनाव होगा वयस्क मताधिकार के द्वारा। वयस्क मताधिकार के द्वारा, किसके द्वारा होगा, वयस्क मताधिकार के द्वारा होगा। किसके अधिकार के द्वारा, वयस्क मताधिकार के द्वारा उसका चुनाव होगा। तो ये किसने घोषणा की थी, ये घोषणा की थी 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, 1938 में। अब बात करते हैं कि 1938 में उन्होंने घोषणा कर दी। अब टाइमिंग आती है, तो अब टाइमिंग आती है 1942 की। अब टाइमिंग कब की आती है, 1942 की। तो 2 साल बाद 40 में ब्रिटिश सरकार आधिकारिक रूप से, सिद्धांतिक रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात को, या हम यूँ कहें कांग्रेस की जो घोषणा होती उसको मान लेती है। और इसके बाद 2 साल बाद जो ब्रिटिश सरकार है वो भेजती है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एक बंदा भेजती है संविधान सभा के निर्माण के लिए। भारत का एक सब खुद का संविधान हो, और उस संविधान निर्माण के लिए क्या करती है, एक ब्रिटिश सरकार जो होती है एक बंदा भेजती है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इस बंदा को भेजती है, इस बंदा को भेजने के बाद इसे हम क्रिप्स मिशन के भी नाम से जानते हैं। और ये बंदे के बारे में थोड़ा जानते हैं कि बंदा कौन था। ये बंदा कौन था, ये बंदा जो था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स था। तो 1942 में ये बंदा भारत कब आया, 1942 में। इसे हम क्रिप्स मिशन भी कहते हैं। इसे हम किसके नाम से जानते हैं, इसे क्रिप्स मिशन के नाम से भी जानते हैं। इसे क्रिप्स मिशन के नाम से भी जानते हैं। पूछा जाएगा क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, 1942 में आया था, मार्च 1942 को। और कौन था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन थे इसके, कौन आया था, सर 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए थे। और ये कौन थे, लेबर पार्टी से थे। किस पार्टी से थे, ये थे लेबर पार्टी से। जो ब्रिटिश सरकार की पार्टी थी वो लेबर पार्टी से थे। वही कौन थे, ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। ये कौन थे, कैबिनेट मंत्री भी थे, कैबिनेट मंत्री थे।
कौन थे ये? ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये किस पार्टी से थे? ये पूछा जा चुका है कई बार, लेबर पार्टी से थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है। और ये जो एक प्रारूप लेकर आए थे, ये चीजें होंगी आपके संविधान, इस प्रकार आपके संविधान सभा का निर्माण होगा। क्या क्या चीजें थी तो हमने कुछ पॉइंट के रूप में रखी है, मैंने पॉइंट रखे हैं, कोई ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 पॉइंट रखे हैं। जैसे कि पहला पॉइंट अपना जो है, जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ये किसने कहा था? क्रिप्स मिशन जो आया था भारत, उसमें लिखा था कि जो है भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जो कुछ कुछ ब्रिटिश सरकार के अधीन भी था, ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ था। कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो ब्रिटिश सरकार के अधीन होंगी। हम ऐसे समझ सकते हैं कि कई सारी चीज़ें ब्रिटिश सरकार के भी अधीन होंगी। ठीक है। तो अब फिर भी गुलामी की तरह ये सके डोमिनियन राज्य का दर्जा मिल भी जाता अगर भारत को, तो भी वैसा ही रहता। आज के टाइम पे गुलामी होने की संभावना हो रहती है अगर हम डोमिनियन राज्य का दर्जा मिल जाता अगर भारत को। तो ये तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट, जो प्रांत इस द्वारा निर्मित संविधान को नहीं मानेगा उन्हें अलग होने का प्रावधान होगा। ये पॉइंट उसमें था कि जो भी प्रांत होगा, जो भी देसी रियासत, कई सारी देसी रियासतें थी। जूनागढ़ रियासत की बात करें, भोपाल रियासत की बात करें, या हैदराबाद रियासत की बात करें, जम्मू कश्मीर रियासत की बात करें, कई सारी लगभग 563 हमारे संविधान, हमारे देश में ये सारी रियासतें थी, जो कि बड़े बाद में इन्हें मिलाया गया था। जो भी प्रांत, ये लाइन जो थी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने आगे चल के क्या किया, इस सारी देसी रियासतों को एक साथ मिलाने की काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो लोपुरुष कहे जाते हैं। तो एक पॉइंट बहुत गलत पॉइंट था। इसके कई सारे पुरुष जो थे, कई सारे महापुरुष जो, कई सारे लोग थे जो इसके विरुद्ध थे इस पॉइंट के, क्योंकि संविधान सभा का नहीं मानेगा उन्हें अलग होने का प्रावधान होगा। ठीक है, ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था, नई व्यवस्था के लागू होने तक भारत की सुरक्षा संबंधी दायित्व ब्रिटिश सरकार के निर्वहन करेगी। मतलब जो भी संविधान, जो भी भारत की सुरक्षा से संबंधित, क्योंकि जब टाइम किसकी थी, टाइम 1942 की थी, और द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पे। कौन सा युद्ध चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। 1939 से शुरू हो चुका था, 1945 तक चला था। उस टाइम किया गया था भारत, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो नई व्यवस्था के लागू होने तक भारत की सुरक्षा संबंधी ब्रिटिश सरकार ही निर्वहन करेगी। मतलब जो भी भारत की सुरक्षा संबंधी दायित्व होंगे, जो भी कार्य होंगे, वो सभी कौन निर्वहन करेगी? वो ब्रिटिश सरकार ही उसको निर्वहन करेगी। और इसके निर्वहन करेगी। कुछ ही पॉइंट थे, मेन पॉइंट ही थे, जो मैंने पॉइंट लिखे हैं। अब देखिएगा, इसकी जो ये पॉइंट लिखी, ये है इसके असफल होने के, मतलब ये सफल नहीं हुआ था। ये असफल होने के कारण कुछ ही के 2 पॉइंट रखे हैं मैंने, सिर्फ 2 पॉइंट रखे। इन पॉइंट के कारण ही इसको असफल हुआ, क्योंकि उस टाइम पे महात्मा गांधी जी थे। तो आप समझ रहे हो कितने पावरफुल व्यक्ति थे गांधी जी, बापू जी। तो गांधी जी ने इसे आगे की तारीख का चेक कहकर विरोध किया। ये महत्वपूर्ण है, इस लाइन को आप जो भी है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भी। गांधी जी ने इसे आगे की तारीख का चेक कहकर विरोध किया। क्या कर? आगे की तारीख का चेक कहकर, और गांधी जी ने कहा कि ये आगे की तारीख का चेक है, मतलब ऐसा कहकर उन्होंने इसका विरोध किया। क्रिप्स मिशन का मतलब कैबिनेट मिशन का, मतलब सॉरी, क्रिप्स मिशन का क्या किया? विरोध किया। दूसरा पॉइंट था, मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया पृथक पाकिस्तान न होने पर, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो भी चाहती कि हमारा एक अलग देश हो, हमारा पाकिस्तान हो, ये चाहती थी मुस्लिम लीग। लेकिन इस मिशन में कोई भी ऐसा, इस मिशन में कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि भारत को, कोई भी बात नहीं थी कि पृथक पाकिस्तान होगा, अलग पाकिस्तान होगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो इस कारण से क्या हुआ, मुस्लिम जो लीग थी इसने क्या किया, इसका भी विरोध किया। मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया। ठीक है, अब देखते इसका विरोध किया तो क्या हुआ, क्रिप्स मिशन में तो बंदा था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये वापस लौट गया। किसने कहा कि यहाँ पर हमारी दाल गलने वाली नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं हो पाएंगी जो हम लेकर आए हैं। तो ये जो चीज़ें थी सारी वापस ले गया और चला गया। इसके बाद आया था कैबिनेट मिशन 1940 को। तो हम देखते इसको रेज करते हैं, कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ते थे। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब आता है कैबिनेट मिशन भारत में। तो देखो, क्रिप्स मिशन भारत में आया था तो असफल हो गया था पूरी तरीके से। ठीक है, ये असफल हो गया था। जो गांधी जी ने भी इसको फरार कर दिया, गांधी जी ने भी इसका विरोध कर दिया था, मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध कर दिया था, सभी ने इसका विरोध किया था। लेकिन उसके बाद जब ये बंदा सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो आया था, ये बंदा वापस चला गया, तो क्या उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भेजा था कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इसमें 3 सदस्य आए थे। अब वो बंदा अकेला नहीं आया था, समझ गए होंगे। उसने कहा कि हमारी दाल तो गलने नहीं वाली है, तो अकेला नहीं आया। बंदे 3 बंदे आए। कौन कौन सा था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर, ये 3 बंदे आए। कौन कौन?
सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, तीनों बंदों का नाम ध्यान रखना। देखो 3 सदस्य थे, अब 3 सदस्य इसमें आए, एक बंदा वो भी आया था जो पहले आया था, पहले कौन था, पहले आया था वो बंदा सर स्टीफर्ड क्रिप्स भी आए, अभी आए, पहले आए थे। उसने कहा कि चलो इन्हें भी, इस बंदे को भी ले चलो, सोचे कि चलो इस बंदे को भी ले चलो क्योंकि पहले घूम चुका है, चलो ले चलते हैं, ठीक है। स्टीफर्ड क्रिप्स आते हैं तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस आया, सर स्टीफर्ड क्रिप्स आए और ए.बी. अलेक्जेंडर आए। इसमें 3 सदस्य थे। कई बार पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है कि कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे, 3 लोग थे। इस बात का ध्यान रखें, कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे, 3 लोग थे, और तीनों का नाम याद रखना है। तीनों से पूछा भी जा चुका है कि निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन में सदस्य में से कौन सा सदस्य नहीं है या कौन सा सदस्य है, ऐसे प्रश्न पूछ जा चुका है। कौन था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, ए.बी. अलेक्जेंडर थे, और कौन था जो पहले आ चुका था, सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे। ये तीनों सदस्य थे। देखो, और जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था ये अध्यक्ष था। पूछा जा चुका है कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो कैबिनेट मिशन जो था उसका अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये कौन थे, उसके अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे जो इसके अध्यक्ष थे। कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। ये 3 सदस्य थे। इस बात को आप इतना चीज ध्यान रखो। पहली बात तो ये कब आया, कितने सदस्य आए, सदस्यों के नाम और इसका अध्यक्ष कौन था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ए बी अलेक्जेंडर थे, भारत सचिव थे, और सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे। ये भी कौन थे, ये भी व्यापार मंडल के सदस्य थे। देखो, अब बात करते हैं योजना को प्रकाशित किया, और जो भी ये योजना लेकर आया था, जैसे कि क्रिप्स मिशन योजना अपने लेकर आया था, वैसे ही ये भी कैबिनेट मिशन भी कई सारी अपनी बातें लेकर आया कि ऐसे ऐसे निर्माण होगा। और ये कैबिनेट मिशन सफल भी हुआ था, हालांकि सफल भी हुआ था, कुछ चीज़ें सफल भी देखते हैं। योजना लेकर आया 16 मई 1946 को प्रकाशित किया। तो 16 मई 1946 उसने बताया देश को कि हम हमारी ये योजनाएं हम इस प्रकार करेंगे संविधान सभा का निर्माण। तो कौन कौन सी योजनाएं थी, तो मुख्य योजनाएं हैं, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए। जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, पहला क्या पॉइंट था इसमें, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। जनता की चुनेगी, जनता ही सदस्य, लेकिन किस प्रकार चुनेगी, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। अगर अलग टॉपिक है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, और सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम खुद चुने जाकर वो होता है प्रत्यक्ष, और यहाँ पर हमारे द्वारा हम किसी और को चुने, वो किसी और को चुने, वो क्या होता है, वो हो जाता है अप्रत्यक्ष रूप, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक सदस्य 10 लाख जनता पर चुना जाएगा, 10 रेशियो के अनुपात में चुना जाएगा। मतलब जहाँ जिस प्रांत में, जिस जगह पर 10 लाख लोग होंगे, वहां से एक सदस्य चुना जाएगा। वहां से कितना सदस्य, वहां से एक सदस्य ही चुना जाएगा। समझ रहे हो, कौन सा एक सदस्य चुना जाएगा, 10 लाख जनता पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने पर, 10 लाख, रेशियो 10 का था, 10 लाख जनता पर एक सदस्य चुना जाएगा। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट था, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। और संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे टोटल, उसने कहा था कि संविधान सभा, हमारी पूरी संविधान सभा में 389 ही टोटल सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, कितने सदस्य होंगे संविधान सभा में, 389 सदस्य होंगे। नेक्स्ट पॉइंट था कि 296 निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत होंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि जो 296 सदस्य टोटल थे 389, इसमें से 296 तो कौन होंगे, 296 को निर्वाचित होंगे। मतलब 296 क्या होंगे, उन्हें जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे, चुना जाएगा जनता के द्वारा, ठीक है। तो वोटिंग होगी, उनकी 296 सदस्य होगी। और जो बचे 93 सदस्य, इनका क्या होगा, जो देसी रियासतें थी, तो उनके जो भी प्रमुख होंगे, जो वहाँ के रियासत जिनके राजा महाराजा होंगे, उनसे क्या होगा, उनके द्वारा 93 सदस्य को मनोनीत किया जाएगा। वहाँ पर कोई चुनाव नहीं होगा, वहाँ पर कोई राजा होगा जो कहेगा, बंदा खड़ा हो जाए, चल जा तू जा, वहाँ पर संविधान सभा का निर्माण चल रहा है और तू चला जा, तो उस प्रकार वो बोल देगा जाओ। तो बस उसी प्रकार कौन करेगा, 93 सदस्य तो मनोनीत होंगे, ठीक है। तो इतना यदि कैबिनेट मिशन के बारे में बात, ये इस प्रकार अपने संविधान सभा का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें अपने आज देखी हैं, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन, अभी क्रिप्स मिशन, पहले क्रिप्स मिशन आया 1942 में, उसके बाद फिर 1946 में, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। 3 सदस्य आते हैं, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर, 3 सदस्य आते हैं। इसका अध्यक्ष आप ध्यान रखना, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे जो इसके अध्यक्ष थे। ये सारी चीज़ें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, ठीक है, ठीक है। और हम ऐसी सभी चीज़ें पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री की भी क्लास चल रही है, अपन हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, समझ ना, अपन हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं और साइंस भी पढ़ा जा रहा है। और साइंस और हिस्ट्री तीनों सभी चीज़ें पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल आपका बेस मजबूत कर रहे हैं और कोई भी चीज़ छूट नहीं रही है। इसे हम लिख के पहले से इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं होता है। अगर हम आपको पढ़ाएंगे फिर लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी
और प्लस लिख के समझाते आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हम जो चीज़ें कल से इसी के आगे तुरंत इसी के आगे शुरू हो जाएंगे। कल हम बीच में पढ़ाते समय पूछ भी लेंगे, जो भी हमारे पुराने विद्यार्थी होंगे जो पढ़ रहे होंगे उनको तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और कल से होंगे इतना तो पढ़ लिया, अब चुनाव पढ़ेंगे। कल तो होंगे चुनाव, कल अपन करवाएंगे चुनाव, ठीक है। कल क्या करवाएंगे, कल करवाएंगे संविधान सभा का चुनाव, किस प्रकार चुनाव होते हैं, ठीक है। अगस्त 1940 को इसके चुनाव होंगे, तो कल अपन चुनाव करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।